नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 1971। जो सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन के अंडर बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स हैं, उसमें ये एक स्पेसिफिक रूल है जो रेडिएशन ओरिएंटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। तो रेडिएशन का मतलब है कि जो यूरेनियम या थोरियम ऐसे सारे जो सब्सटेंसेस हैं जो एटॉमिक एनर्जी यूज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस से आपके स्किन को या ओवरऑल बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, उसको हम रेडिएशन कहेंगे। तो रेडिएशन का पॉजिटिव यूज भी है, एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर वेपन्स या एनर्जी यानी कि पावर या इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रेडिएशन सोर्सेस, इसके लिए भी ये यूज किया जाता है। लेकिन ये यूज करते टाइम आपको कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, इसीलिए ये रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 1971 बनाया गया है। ये जो रूल है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बॉम्बे ने एक नोटिफिकेशन थ्रू पब्लिश किया है। ये सेक्शन 30 एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के रेफरेंस से या पावर्स जो होते हैं वो पावर से किया गया है। 1962 का जो एक्ट है उसमें ऑलरेडी सेक्शंस और कुछ गाइडलाइंस बताए गए थे और उसमें डिटेलिंग करने के लिए ये रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल आया है 1971 में। अभी इसका नाम ये सेम रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 1971, उसमें कुछ डेफिनेशंस दिए हैं जैसे कि एक्ट, तो एक्ट का मतलब यहाँ पे है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। एडिक्वेट प्रोटेक्शंस यानी कि रेडिएटिव एक्टिव सब्सटेंसेस जो रहेंगे वो सब्सटेंसेस का जो रेडिएशन रहेगा उसका प्रोटेक्शन, तो उसको हम एडिक्वेट प्रोटेक्शन कहेंगे कि आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन होना चाहिए और इसके लिए कुछ लिमिट्स उन्होंने बताया है। तो वो जो प्रिस्क्राइब ऑपरेशनल लिमिट्स रहेंगे, वो लेवल्स रहेंगे, उसको एडिक्वेट प्रोटेक्शन कहेंगे। एप्रोप्रिएट ये जो मीनिंग है यानी कि ऑप्टिमम लेवल पे आपको वर्कआउट करना है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि एप्रोप्रिएट वर्ड का मीनिंग क्या है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं या फिर अथॉरिटी रहती है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी। कंटामिनेशन यानी कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है उसमें से अगर थोड़ा भी यहाँ पे क्वांटिटी अगर रह जाता है कहीं पे, तो वहां पे उसको कंटामिनेशन कहा जाता है। एम्प्लॉयर यानी कि जो पर्सन जिसका ये अल्टीमेट कंट्रोल है ये ओवरऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में स्टोरेज के लिए या हैंडलिंग के लिए या उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, तो जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पे या फिर रेडिएशन वर्कर्स रहेंगे तो वो उनको अल्टीमेट कंट्रोल करने के लिए जो पर्सन यहाँ पे रहेगा उसको हम एम्प्लॉयर करेंगे। तो नॉर्मली जैसे फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयर होता है वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉयर होगा, लेकिन यहाँ पे वो जो वर्कर्स होंगे उसको हम रेडिएशन वर्कर कहेंगे और जो सेफ्टी ऑफिसर होगा उसको हम रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक जो टास्क है वो है रेडिएशन। तो ये रेडिएशन की वजह से सबसे मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन ऐसी एक प्रोसेस है जहां पे कंटिन्यूअस, जिसको हम फिजन और फ्यूजन कहते हैं केमिस्ट्री में, तो ये कंटिन्यूअस रेडिएट होते रहता है। अगर सब्सटेंस अगर आपको आइसोलेट भी आपने रख लिया कहीं पे या फिर आपने स्टोर कर लिया है, आपके पास वो सब्सटेंस है और आपने उसको क्लोज में नहीं रखा है, उसको शील्ड अगर नहीं दिए, तो वो सब्सटेंस कंटिन्यूअस रेडिएशन देते रहेगा और जिसकी वजह से वो रेडिएशन की पेरिफेरी में जितने भी लोग आएंगे उनके हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि स्किन बर्न हो जाती है और स्किन ब्लैकिश बन जाती है और उसके बाद में सेकेंडरी और थर्ड इफेक्ट हो सकता है, और अगर ये बहुत ज्यादा रेडिएशन होते हैं तो वहां पे डेथ के भी इश्यू हो सकते हैं। हैंडल का मीनिंग है कि आप रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर उसको पजेस करते हैं, स्टोर करते हैं, यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं
तो ये सभी एक्टिविटीज जहां पे आप ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिसकी वजह से रेडिएशन होता है, तो ये सभी एक्टिविटीज हैंडल के अंदर आए, चाहे आप एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, ट्रांसपोर्ट करो या डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए लेके जाओ, ये सभी बातें यहाँ पे हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर आएंगे। फिर ऑपरेशनल लिमिट्स, तो यहाँ पे जो हमने पहले ही एक बताए थे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और उसके जो रेडिएशन है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आपको यूज करने हैं, उसके अगर एक्सेस में आते हैं तो उसको कंट्रोल करना है, तो ये ऑपरेशनल लिमिट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा और रूल्स थ्रू आपको ये बताएगा कि आपको इससे एक्सीड नहीं करना है। पर्सन्स यानी कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज या वर्कर इसमें आएंगे, चाहे वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्वॉल्व हो, मैनेजमेंट के लिए इन्वॉल्व हो या कोई भी चीज के लिए, जैसे यहाँ पे कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकती है या एसोसिएटेड पर्सन हो सकता है, जैसे कि आज के डेट में हम सेकेंडरी या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स या सब कॉन्ट्रैक्ट्स कर को भी बताते हैं और उनसे काम करवाते हैं, तो ये लोग भी यहाँ पे आएंगे। या फिर अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो पार्टनर्स भी आएंगे, ट्रस्ट या प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन होगी, तो ये सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो डिपेंड्स है कि आपकी कंपनी या फैक्ट्री किस टाइप की है और उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सब पर्सन्स यहाँ पे कहलाएंगे। रेडिएशन इंस्टॉलेशन, तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आप यूज कर रहे हैं जहां से रेडिएशन हो सकता है, वो जो फैसिलिटी होगी, वो जो लोकेशन होगा, उसको हम रेडिएशन इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें, जैसे कि अगर आपको डेली लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में स्पेशली फिजिक्स डिपार्टमेंट में ये कहीं जगह रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज होते हैं और कहीं जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, कहीं जगह आपको जो आप एक्सरे निकालते हैं हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में, वहां पर भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो एक्सरेज है, गामा रेज है या अल्फा रेज है, ये अलग अलग रेज, उसके अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसीज के लिए आपको रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस यूज करना पड़ते हैं और उसके लिए वो सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए, उसके रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन या इक्विपमेंट या फैसिलिटी आपको ऑपरेट करनी पड़ती है। रेडिएशन सर्वाइलेंस, तो ये स्पेसिफिकली आपको जो नॉर्मल हम इंस्पेक्शन जैसे करते हैं उसी हिसाब से आपको ये एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और उसको एक पर्टिकुलर लिमिट्स तक प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं उसको रेडिएशन सर्वाइलेंस कहेंगे। रेडिएशन वर्कर, तो जो पर्सन डायरेक्टली यहाँ पे रेडिएशन के पेरिफेरी में आएगा, जो यहाँ पे काम करेगा, जो एक्चुअली ये सब्सटेंसेस या इक्विपमेंट्स या फैसिलिटी ऑपरेट करेगा, ये सब रेडिएशन वर्कर हैं। और जो सेफ्टी ऑफिसर ये रेडिएशन ओरिएंटेड का गाइडेंस देगा, कंट्रोल करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो वो पर्सन यहाँ पे रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, जहां पे ये सेफ्टी ऑफिसर को रेडिएशंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, उसके जो हजार्ड्स, उसकी रिस्क, उसके एक्सीडेंट्स और उसके कंट्रोल के बारे में जानकारी होगी। उन्हीं लोगों को यहाँ पे रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर रखा जाएगा। उसके अलावा है सील्ड सोर्स, तो जो अभी हमने बात की थी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल या सब्सटेंसेस जो रहते हैं उसको सील करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर कंपोजिट मटेरियल यूज करना पड़ता है, रेडिएशन शील्ड यूज करनी पड़ती है ताकि रेडिएशन कंटिन्यू बाहर ना आ सके, उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो कम से कम रहे। तो उसके लिए आपको स्टोरेजेस या ट्रांसपोर्ट या डिस्पोजल की जो फैसिलिटीज है उसमें स्पेशली आपको कंटेनर्स पे ध्यान देना होगा और ये 100% पैक रखना होगा, जिसकी वजह से अगर जो रेडियोएक्टिव मटेरियल के एस्केप होने के चांसेस है या रेडिएशन बाहर होने के चांसेस है वो कम हो जाए। तो ऐसे जो कंटेनर या आप बॉन्डिंग अगर यूज करते होंगे जहां पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या मटेरियल आपको स्टोर करना है, पैक करना है, सील करना है, तो उसको हम सील्ड सोर्स कहेंगे। सोर्स हाउसिंग है, जो शील्डिंग एनक्लोजर जो अभी हमने कहा है, ये कोई भी डिवाइस में जो आप यूज करते हैं वो है सोर्स हाउसिंग। तो यहाँ पे यूजफुल बीम अगर आपको यूज करना है
तो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन या गाइडलाइंस या फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे रेडिएशन लेवल को आपको कंट्रोल करना है, तो ये सभी फैसिलिटीज अगर कहीं सोर्स पे आती हैं तो वो सोर्स हाउसिंग है। जैसे कि अभी हमने कहा था कि क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में आपको एक्सरे यूज करना है या फिर गैमा रेज यूज करना है, तो ये एक्सरेज यूज करने के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए एक फैसिलिटी होती है कि जहां से कम रेडिएशन का वहां से सोर्स या बीम वहां से बाहर आ जाए और आपका जो मेन काम है एक्सरे का वो हो जाए। तो कम से कम आपका बॉडी जो है वो रेडिएशंस के अंदर आए, क्योंकि अगर आपने एक्सरेज भी बहुत ज्यादा निकाले तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको नंबर ऑफ एक्सरेज या सीटी स्कैन, जैसे नॉर्मली अभी हमने कोविड-19 में बहुत लोगों ने किया है, तो ये सीटी स्कैन का भी रेडिएशन बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पर भी आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करना पड़ता है। तो रेडिएशन अगर आप देखेंगे तो सीटी स्कैन के हायर लेवल पे होते हैं, एक्सरेज के कम लेवल पे होते हैं। तो आपकी जो नीड है, अगर आपको डॉक्टर्स ने बताया है तभी आपको ये काम करना है। उसके अलावा है अनसील्ड सोर्स। तो कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल और उसका यूज ऐसा होता है कि उसको आप सील नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर गलती से वहां पे वो अगर सील रहता है तो वो अनसील्ड सोर्स रहेगा। यूजफुल बीम, तो अभी जो हमने बात की थी कि अगर आपको स्पेसिफिक बीम, स्पेसिफिक रेडिएशन या स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन आपको वर्कआउट करना है, तो वो जितने बीम लगेगी आपको वो यूजफुल बीम रहेगी। उससे अगर एक्सीड लिमिट करता है तो वहां पे रेडिएशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ ऐसे वर्डिंग और एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो एक्ट में ऑलरेडी बताए हैं, जैसे कि हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में बताया था, वो सभी डेफिनेशंस यहाँ पे लागू होगी। थर्ड रूल है लाइसेंसिंग। तो ये हर एक चीज में है कि जहां पे आपको हजार्डस मटेरियल, पेट्रोलियम मटेरियल या आपको एक्सप्लोजिव मटेरियल या आपको कैल्शियम कार्बाइड जैसे मटेरियल या पेस्टिसाइड जैसे मटेरियल, हर एक चीज के लिए आपको लाइसेंस लगता है। तो यहाँ पर भी आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल हैंडल करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके बारे में आपको गाइडलाइंस देगा, आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट्स देंगे और आपके यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी उसके बेसिस पे आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केसेस भी है जहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन करते हैं, सेल और यूज ऑफ टाइम पीस या वॉचेस या इंस्ट्रूमेंट्स में आप ये यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिकली जो रेडियो एक्टिव मटेरियल एज ए ल्यूमिनस कंपाउंड यूज होता है, वहां पर आपको एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, वो 100% क्लोजर फॉर्म में होगा और उसके जो रेडिएशंस है वो रेडिएशंस कम से कम होंगे। तो ऐसे चीजों में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं दी गई है, तो वहां पे ये एक्सेप्शन केसेस हो सकती है। तो ये रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस कंपाउंड्स जो यूज होते हैं वहां पर एक्सेप्शन हो सकता है, और ये स्पेसिफिक डिवाइसेस में अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर भी एक्सेप्शन केस हो सकती है। लेकिन आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपको ये पूछना है और उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है। यहाँ पे जो जनरल गाइडलाइन है यहाँ पर भी ये लागू है कि 18 इयर्स प्लस वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनको ही यहाँ पे एज ए रेडिएशन वर्कर आप काम कर सकते हैं। जो कंडीशंस है लाइसेंस के लिए वो स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस है, जैसे कि यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए भी आपको स्पेसिफिक लाइसेंस के लिए स्पेसिफिक कंडीशन दी जाएगी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइनलाइज करेगी कि इनको ये लाइसेंस की जरूरत है या नहीं, और ये अगर जरूरत है तो आपको इनको लाइसेंस देना है या नहीं। तो ये कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स के ओरिएंटेड कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, या कुछ इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज या जो वर्क प्रैक्टिसेस यहाँ पे है जहाँ पे एडिक्वेट प्रोटेक्शन होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या मटेरियल की वजह से। तो अगर एडिक्वेट प्रोटेक्शन होता है तो भी आपको लाइसेंस मिल सकता है, और कहीं जगह आपको एक्सेप्शन भी मिल सकता है। और कहीं जो रेडिएशन वर्कर्स यहाँ पे यूज होते हैं तो वो क्वालिफाइड
रेडिएशन वर्कर अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपका स्पेसिफिक इक्विपमेंट फैसिलिटी है और ये कंट्रोल्ड रेडिएशन फैसिलिटी है, बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको लाइसेंस के लिए एक्सेप्शन मिल सकता है। अगर इन केस आपको लाइसेंस की जरूरत है और आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो ये लाइसेंस आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 3 इयर्स पीरियड के लिए दे सकता है। 3 इयर्स के बाद जब ये एक्सपायर होगा उसके बाद आप ये रिन्यू भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपके फैसिलिटीज में, क्वांटिटीज में या फिर आपके जो कंडीशंस है या फिर जो वर्किंग प्रोसीजर्स है अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वहां पर आपको मॉडिफिकेशन की परमिशन है, लेकिन पावर जो मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन होने के बाद आपको फिर से लाइसेंस के लिए प्रपोजल रखना होगा, आपको अप्लाई करना होगा और फिर जो मॉडिफिकेशन होंगे उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको ये लाइसेंस दे देगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये लाइसेंस मुझे नहीं लेना है अप्लाई करने के बाद, तो आप ये लाइसेंस विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस, आपको रीजंस आपको बताना है कि आपने अप्लाई क्यों किया था और अभी आप विड्रॉ क्यों कर रहे हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे आपको ये लाइसेंस वापस मिल सकता है या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस अगर लाइसेंस सस्पेंड होता है, रिजेक्ट होता है, रिफ्यूज होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और जो भी उन्होंने कंडीशंस मेंशन की है अगर वो आपको लगता है कि ये कंडीशंस गलत है या फिर जिस बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है वो गलत है तो आप अपील भी कर सकते हैं और वो अपील के बाद भी आपको जो रूल नंबर 8 और 9 में बताया था कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना या मॉडिफाई करना, उसके बेसिस पे भी आप ये विद इन 90 डेज पीरियड में आपको ये क्लियर उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो आपने अपील किया है ये करेक्ट है या नहीं और उसके बेसिस पे शायद आपको वापस से लाइसेंस मिल सकता है। अगर इन केस इनवैलिड अपील है तो आपका लाइसेंस रिजेक्ट होगा। कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन यहाँ पे रेडियोएक्टिव मटेरियल हैंडल करते टाइम एक स्पेसिफाइड लाइसेंस अगर नहीं होगा तो ये विदाउट लाइसेंस आप ये रेडियोएक्टिव मटेरियल हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो विदाउट लाइसेंस कोई भी लोकेशन पे आपको स्टोरेज की फैसिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी और जो भी क्वांटिटीज आपको बताए लाइसेंस में वो क्वांटिटीज के अंदर ही आपको काम करना है। वो अगर क्वांटिटीज एक्सीड करते हैं तो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल के तहत आपको पेनल्टी भी लग सकती है या फिर आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो ये आपको लाइसेंस की जरूरत है। आपको अगर हैंडल करना है, कहीं लोकेशन पे स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है और जो भी आपको लाइसेंस में क्वांटिटीज बताई है उस पे आपको फोकस करनी है, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना है। इन केस अगर आप ये नहीं करते तो ये आपको पेनाल्टी लग सकती है या फिर आपके यहाँ पे ऑफेंस भी लग सकता है, यानी कि गुनाह दाखिल हो सकता है। अभी ये जो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर है तो इसका स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होता है, क्योंकि ये नॉर्मल जो क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर्स हमने फैक्ट्री एक्ट में बताया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी ओरिएंटेड वो तो यहाँ पर भी लागू होगी, लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडिएशंस के बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो ये एम्प्लॉयर जो है, ये एम्प्लॉयर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थ्रू अप्रूवल देगा और जो पर्सन्स यहाँ पे एलिजिबल होगा, जिसको ये नॉलेज होगा, वो क्वालिफाइड होगा, उस पर्सन को ये रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल ड्यूटीज यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको बता सकता है स्पेसिफिकली रेडिएशंस के कंट्रोल के लिए। तो ये स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने होंगे एज अ रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर। तो एग्जैक्टली ये ड्यूटीज क्या होते हैं रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर के, तो यहाँ पे आपको नेसेसरी स्टेप्स लेना है अगर आपके ऑपरेशनल लिमिट्स जो है वो एक्सीड हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करेगा कि आपके यहाँ पे रेडिएशन मटेरियल के ऑपरेशनल लिमिट्स क्या है। अगर ये इनकेस एक्सीड होते हैं तो एक्सीड होने के बाद आपको उसको कंट्रोल करना है या फिर उसको वार्निंग्स देनी है
या फिर टेक्निकल सॉल्यूशन देना है। अगर ये नहीं मानते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी जरूरी होगा। अगर रेडिएशन वर्कर्स को स्पेसिफिक उसका नॉलेज नहीं रहेगा तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना, उसके जो हजार्ड्स होते हैं वो हजार्ड्स ओरिएंटेड उसकी इंफॉर्मेशन देना, और फिर ये हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। और फिर वहां पे अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना है, यहाँ पे कहीं पे मॉक ड्रिल लेनी है या फिर कुछ ट्रेनिंग्स लेने की जरूरत है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं एज अ रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर। तो रेडिएशन आपको मिनिमम रखना है, कंटेमिनेशन के चांसेस 0 के बराबर रखना है, तभी आपके यहाँ पे रेडिएशन हजार्ड जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। तो कुछ लीकेज टेस्ट भी यहाँ पे पॉसिबल है, जैसे कि हमने बताया था कि ये सभी रेडियो एक्टिव मटेरियल आपको सील करना जरूरी है। अगर ये सील्ड नहीं हो पाते हैं या फिर कहीं पे लीकेजेस के चांसेस है, तो ये लीकेजेस के टेस्ट भी आपको करना पड़ेंगे और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सील सोर्स आपको चेंज करना है या फिर उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के चांसेस अगर होंगे तो वो भी आपको वर्कआउट करना है। अगर इनके रेडियो एक्टिव मटेरियल आपको कहीं से कहीं पे ले जाना है तो उसकी मूवमेंट करते टाइम भी आपको ये जो रेडिएशंस के मैक्सिमम ऑपरेशनल लिमिट्स है या फिर जो लीकेजेस टेस्ट है या फिर जो सील्ड सोर्सेस की कंडीशन है, ये चेक करके ही आपको ये मूवमेंट करनी है। तो ये सभी बातें ऑब्जर्वेशंस इस रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर को करना है। इनकेस आपको लगता है कहीं पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, अगर आपको कुछ इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चला है कि यहाँ पे ये सिचुएशन को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको एम्प्लॉयर की परमिशन हो सकती है। तो इमीडिएट एक्शन जहाँ पे जरूरत है वहां पे आप डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। इनकेस अगर लगता है आपको कंडीशन ऐसे कि एम्प्लॉयर की या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आपको हेल्प लगेगी, गाइडेंस लगेगी, डायरेक्शंस लगेगी, तो वहां पे आप उन लोगों को ये बात बता सकते हैं और फिर गाइडेंस के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा जो हजार्डस सिचुएशन अगर आपको लगती है तो ये हजार्डस सिचुएशन आप रिपोर्ट फॉर्म में भी आप सबमिट कर सकते हैं और उसके डिटेल आपको सबमिट करना है कि एग्जैक्टली ये हजार्ड्स क्या है, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल सब्सटेंस की वजह से ये प्रॉब्लम है या सील्ड सोर्सेस की वजह से प्रॉब्लम है या लीकेज की वजह से प्रॉब्लम है या रेडिएशन वर्कर जो है वो प्रॉपर सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे उसकी वजह से है या और कोई रीजन है। तो ये सभी बातें आपको डिटेल में रिपोर्ट्स में देनी होगी और ये एम्प्लॉयर को ये रिपोर्ट सबमिट करना होगा और उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर डिसीजन ले सकता है कि करेक्टिव एक्शन यहाँ पे क्या होगा। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज करने के बाद जो वेस्ट क्रिएट होती है, तो ये वेस्ट जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो इसका डिस्पोजल करने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी जाती है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली इसकी डिस्पोजल टेक्निक क्या होगी, क्योंकि अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, क्वांटिटीज भी अलग होती है और उसके बेसिस पे उसकी डिस्पोजल टेक्निक यहाँ पे डिसाइड हो सकती है। इन केस कुछ केसेस में एम्प्लॉयर के डिसीजंस यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ एक्शंस हो सकते हैं। तो अगर हजार्डस सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है किस वर्कर की वजह से, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर पे एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे रेडिएशन सर्वाइलेंस लेना जरूरी है, क्योंकि रेगुलरली अगर आप इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, हजार्ड्स फाइंड आउट करेंगे, वहां पे जो भी रेडिएशंस का लिमिट है वो कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे, उसकी रेडिएशन मटेरियल की क्वांटिटी चेक करते रहेंगे और जो सेल्फ ऑपरेटिंग या सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है अगर वो रेडिएशन वर्कर फॉलो करते हैं या नहीं, या फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो यूज करते हैं कि नहीं, ये कंटिन्यू अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रेडिएशन हजार्ड से वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो इसके लिए जो भी फैसिलिटीज आपको लगती है वो फैसिलिटीज का इंस्टॉलेशन या वो मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्लानिंग, वो फैसिलिटीज या इक्विपमेंट्स के लिए डिजाइन कंस्ट्रक्शन या फिर ऑपरेशन ओरिएंटेड जो भी फैसिलिटीज आपको रिक्वायर्ड है वो आपको एम्प्लॉयर को बताना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। इन केस जहां पे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स नहीं है वहां पे आपको
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अगर जरूरत होगी तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन हजार्ड्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अलग तरीके से होंगे जो नॉर्मली फैक्ट्रीज में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे रेडिएशंस रेजिस्टेंस वाले जो मटेरियल है वो यूज करना है आपको, और उसके बेसिस पे आपको ओवरऑल जो हैंड ग्लोव्स होते हैं या फिर ओवरऑल टोटल बॉडी एप्रॉन जो होता है, या फिर जो हेलमेट्स आप यूज करते होंगे या फिर फुल बॉडी एप्रॉन यूज करते होंगे, तो ये सभी मटेरियल रेडिएशन शील्ड जैसे काम करेंगे। रेडिएशन का यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और ऐसे ही रेजिस्टेंस वाले मटेरियल आपको यहाँ पे यूज करना है। तो नॉर्मल ग्लोव्स, नॉर्मल जो फुल बॉडी एप्रॉन या नॉर्मल हैंड ग्लोव्स, ऐसी चीजें यहाँ पे लागू नहीं होगी। जो रेडिएशन वर्कर्स यहाँ पे होंगे तो उनके लिए कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना या पर्सनल लेवल पे मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ वर्कर्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं रेडिएशंस के और वहां पे मटेरियल के, तो उन लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा के पर्सनल मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन जब कंटिन्यू होता है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रेडिएशंस है या नहीं। अगर ये मेडिकल एग्जामिनेशन में पाया जाता है कि कहीं जगह कुछ लोकेशन या कुछ डिपार्टमेंट्स में रेडिएशंस है और जिनकी वजह से वर्कर्स पे इम्पैक्ट होता है, तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन का रेफरेंस लेके आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। और कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको ये मेडिकल एग्जामिनेशन लेना है, उसके रिकॉर्ड्स भी रखना है, और जो भी रूटीन मेजरमेंट्स रहेंगे, इन्वेस्टिगेशंस रहेंगे, जैसे कि रेडिएशन आपको मेजर करना होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसके रेडिएशंस मेजर करना होता है, उसके लेवल्स मेजर करना होता है, और पर्सनल लेवल पे वो इंडिविजुअल्स को मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू भी चेक करना जरूरी होता है, और हर एक चीज के यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी होता है। तो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर और एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है, ये हर एक रिकॉर्ड्स थ्रू जाए और उसके बेसिस पे आप अलग अलग डिसीजंस आप ले सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रहेगी, तो ये कुछ केसेस में यहाँ पे अप्रूवल दे सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन होने के बाद भी अप्रूवल दे सकते हैं। तो ये सभी चीजें वर्किंग कंडीशंस पे, उसके फैसिलिटीज पे, हजार्ड मिनिमाइजेशन के लिए जो भी आपने टेक्निक अडॉप्ट की है उसके बेसिस पे डिसाइड होगी। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही फाइनल डिसीजन ले सकता है। और कुछ चीजें यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस है, जैसे कि यहाँ पे रेडिएशन सिंबल, तो जहां पर भी आप रेडियो एक्टिव मटेरियल या सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, जहां पे रेडिएशन के चांसेस है, वहां पे आपको रेडिएशन सिंबल यूज करना जरूरी है। तो ये रेडिएशंस या कंटामिनेशन के लिए यहाँ पे जो भी कंटेनर आप यूज करते हैं, तो ये हर एक कंटेनर के ऊपर आपको ये रेडिएशन सिंबल लगाना है। तो ये रेडिएशन सिंबल जो है ये स्पेसिफिक लेंथ, स्पेसिफिक हाइट, स्पेसिफिक ब्लेड की साइज और स्पेसिफिक कलर के हिसाब से ही ये आपको लगाना है, कोई भी सिंबल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हैं रूल नंबर 17 में रेडिएशन सिंबल, तो ये ब्लेड टाइप यहाँ पे सिंबल्स है। तो ये ब्लेड टाइप सिंबल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें ये 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पर भी ये 60 डिग्री है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये 60 डिग्री एडजस्ट किया गया है। और यहाँ पे अगर आप ये सेंटर लेते हैं तो ये सेंटर से ये सर्कल का जो रेडियस है वो अगर आपने x कंसिडर किया है तो उससे हाफ यानी कि x/2 ये डिस्टेंस रहना चाहिए ये ब्लेड्स और ये सर्कल के बीच में। और यही अगर x का आप बेस लेते हैं तो उसके 5 टाइम्स ये डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर से ब्लेड के एंड तक रहना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है, तो आप अगर सिंबल्स यूज करते हैं तो ये सिंबल्स का प्रोपोर्शनलिटी जो है वो आपको मेंटेन करना है। तो ये मिनिमम x की जो साइज है वो है 4 mm, तो 4 mm से ज्यादा आप ले सकते हैं लेकिन उससे कम आपको नहीं लेना है, नहीं तो ये सिंबल्स आपको दिखाई नहीं देगा। अभी जो 18 नंबर का रूल है उसमें एम्प्लॉयर की जो ड्यूटी है उसके बारे में कहा है। जैसे कि हमने बताया था कि रेडिएशन वर्कर्स की जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होती है या फिर उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग होती है या फिर इसके ओरिएंटेड अगर उसने कुछ कंप्लेंट्स किए हैं या फिर कुछ सजेशंस दिए हैं, तो ये हर बात यहाँ पे रिकॉर्ड होगी
और ये रिकॉर्ड यहाँ पे रखना जरूरी है, उसकी हिस्ट्री रखना जरूरी है। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी रेडिएशन वर्कर्स के लिए जो हमने मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की, तो नॉर्मल जो रेडिएशन वर्कर्स हैं उनका वहां पे कम से कम साल में एक बार आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करना ही है। इन केस अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी होगा, लेकिन कम से कम साल में एक बार आपको मेडिकल एग्जामिनेशन लेना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक केसेस भी यहाँ पे है, जैसे कि एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट है, या जनरल लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे ब्लड या एक्सक्रेटा का टेस्ट हो सकता है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है स्किन, हैंड्स, फिंगर्स, फिंगरनेल्स और आईज। तो ये ऐसे बॉडी पार्ट्स है जहां से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे रेडिएशन एक्सीड हो चुका है, या फिर जो रेडिएटिव मटेरियल या सब्सटेंस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मली यही जो बॉडी के पार्ट्स है वो डायरेक्टली एक्सपोजर में आ सकते हैं। इन केस आपके बॉडी में रेडिएशंस या रेडियो सब्सटेंस का एंटर हो चुका है तो वो ब्लड थ्रू या एक्सक्रेटा थ्रू या चेस्ट थ्रू आपको पता चल सकता है। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ स्पेसिफिक मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। अभी ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको चेंज करनी है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थ्रू आप कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा है कि ये पर्सन की स्किन या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्सन की स्किन चेंज हो चुका है, ब्लैकिश हो चुके हैं, यहाँ पर रेडिएशन के लीकेज होने के चांसेस है, तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। इन केस अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आती है तो उसके बेसिस पे भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन का फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। जो मेडिकल का एग्जामिनेशन होते हैं तो रेगुलर एग्जाम और उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बताया उसके लिए भी आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी होगा। उसके अलावा जो मेन ये सभी रिकॉर्ड्स कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको रेगुलरली चेक करने हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं और उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस लेना है, तो ये एम्प्लॉयर का मेन ड्यूटी होगा। अभी जो कुछ रिकॉर्ड्स का प्रिजर्वेशन आपको करना पड़ता है, लेकिन आज के डेट में जैसे आपको मालूम है मैक्सिमम रिकॉर्ड्स अगर आप कंप्यूटराइज करेंगे, आप अलग अलग यहाँ पे प्रोविजंस यूज करेंगे, तो शायद रिकॉर्ड्स के लिए जो पहले हम फाइल यूज करते थे, रजिस्टर्स यूज करते थे, जो दिक्कतें आती थी कि इतना सारा रिकॉर्ड यहाँ पे इतने सालों से अगर हमको रखना है तो डिफिकल्टी है, स्पेशली जहाँ पे रेडिएशन वर्कर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पे ये कुछ 23 रूल नंबर में कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपको रिकॉर्ड्स कितने साल के यहाँ पे रखने हैं। तो ये रिकॉर्ड्स अगर आपको रखने हैं तो कम से कम 20 साल के रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे रखने होंगे। तो ये 20 साल के रिकॉर्ड भी रखना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए जो हार्ड कॉपीज है वो हार्ड कॉपीज की जगह आज की डेट में आप सॉफ्ट कॉपीज में भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप इंटरनेट में भी वो स्टोर कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव जैसे जो ऑप्शन है उसमें भी सेव कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है जो आपका डेटा वहां पे सेफ तरीके से सेव हो सकता है और आप कहीं से भी उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये 20 इयर्स का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे रखना जरूरी है। उसके अलावा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पावर्स है, तो कुछ जगह अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, रिकॉर्ड्स अगर आप अप्रोप्रिएट नहीं रख पाते हैं या फिर कुछ इश्यूज होते हैं, तो वहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ डिसीजंस ले सकता है और उसके बेसिस पे भी करेक्टिव एक्शंस यहाँ पे ले सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो सभी रिकॉर्ड्स उसके कस्टडी में ले सकता है। तो ये रूल नंबर 24 में ये पावर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे दी गई। फिर पावर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव द डायरेक्शन इन सर्टेन केसेस। तो अगर इस स्पेसिफिक केस कुछ होती है, रेडिएशन वर्कर्स की कुछ कंप्लेंट्स आती है और वो वैलिड कंप्लेंट हो जाती है, या फिर रिकॉर्ड्स थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हजार्ड रिड्यूस करने के लिए
आप यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एम्प्लॉयर को कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए बोल सकते हैं, कुछ फैसिलिटीज देने के लिए बोल सकते हैं। तो ये पावर यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है। रूल नंबर 26 में दिया है कि रेडिएशन वर्कर जो है उसकी अल्टरनेट अरेंजमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर किस रेडिएशन वर्कर को अगर डिसकंटिन्यू करना है वर्क के लिए, या फिर एम्प्लॉयर ने ही डिसाइड किया है कि रेडिएशन वर्कर को डिसकंटिन्यू करना है और दूसरा वर्कर यहाँ पे आपको एम्प्लॉय यूज करना है, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय फाइनलाइज करने के लिए या रेडिएशन वर्कर फाइनलाइज करने के लिए एम्प्लॉयर यहाँ पे डिसीजन ले सकता है, लेकिन वहां पे आपको स्पेसिफिक रीजन देना होगा और उसके बेसिस पे ये डिसीजन फाइनलाइज हो सकता है। जो रेडिएशन वर्कर होते हैं, अगर मेडिकल इश्यूज की वजह से या उनके कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से अगर वो डिसकंटिन्यू होते हैं, तो वापस से वो रिज्यूम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एम्प्लॉयर के बेसिस पे, डिसीजन के बेसिस पे वो रिज्यूम भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो रेडिएशन वर्कर्स हैं, तो कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए आपको अगर कोई रेडिएशन वर्कर को फाइनलाइज करना है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि रेडिएशन वर्कर जिसको ये नॉलेज है वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, तो कुछ स्पेसिफिक टास्क अगर आपको देनी है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसीजन ले सकता है। अभी जो रेडिएशन के इंस्टॉलेशन होते हैं उसके इंस्पेक्शन जो करना पड़ते हैं, तो ये इंस्पेक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज भी आप बता सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर को या किस पर्सन को अगर बता दिया कि आपको ये ड्यूटी करनी है इंस्पेक्शन की, रेडिएशन इंस्टॉलेशन करते टाइम आपको ये कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना है, अगर कहीं पे इश्यूज आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे पर्सन जो हैं, ये पर्सन का डिसीजन लेने के लिए या उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये पावर है कि वो रेडिएशन इंस्टॉलेशन के लिए इंस्पेक्टर चॉइस कर सके। उसके अलावा जो न्यू रेडिएशन इंस्टॉलेशन होगा तो उसके इंस्पेक्शन के लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड कर सकता है, या फिर पर्सन चेंज कर सकता है, या फिर उसकी ड्यूटी भी चेंज कर सकते हैं। ये सभी बातें यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पावर्स में आती है। उसके अलावा है जो इंस्पेक्शन होगा, तो पर्सन ऑथराइज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है। तो इंस्पेक्ट एनी रेडिएशन इंस्टॉलेशन, रेडिएशन इंस्टॉलेशन को आपको इंस्पेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, रेफरेंसेस आपको लेने होंगे और उसके बेसिस पे ये इंस्पेक्शन करना होगा। तो ये वर्क कंडीशंस क्या है, आपके यहाँ पे परमानेंट इंस्टॉलेशन है या फिर ये मूवेबल इंस्टॉलेशन है या मूवेबल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, या फिर आपको ये पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सोर्स ट्रांसपोर्ट करना है, कन्वे करना है, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं पे कैरी करना है, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने हैं या फिर कुछ मेजरमेंट्स करने हैं, जैसे कि रेडिएशन हजार्ड, रेडिएशन लेवल या लीकेज टेस्ट हो सकते हैं। अगर ये आपको सभी बातें आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे करनी है, तो उसके सिवा आपको अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू भी यहाँ पे जाना चाहिए। जब भी आप ये नया रेडिएशन इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन की प्रोविजन आप कर रहे हैं या फिर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आपको ये अलग अलग बातें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ही आपको ये इंस्पेक्शन करना जरूरी है। इन केस अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में है या फिर उससे रेडिएशन कंटिन्यू निकलते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये एम्प्लॉयर को पावर है कि वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल को सील किया जाए या सीज किया जाए। तो ये डिपेंड्स होता है वो कंडीशंस पे भी। अगर इन केस आपको कहीं पे ये ट्रांसपोर्ट भी करना है, अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वहां पर भी आप ये सील या सीज कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयर को ये डिटेल 100% मालूम होने चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने भी ये इंस्पेक्ट करना चाहिए और उसके बाद में भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं सीलिंग का या सीजिंग का। अभी ये जो सील्ड या अनसील्ड सोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि जो सील्ड सोर्सेस होते हैं उसका कुछ स्पेसिफिक डिजाइन होगा, वहां पे लीकेज टेस्टेस होगी, क्वांटिटी कितनी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बेसिस पे शेप
साइज और कुछ स्पेसिफिक मार्क्स यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कि ये मटेरियल कौन सा है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इनकेस ये लीकेज होता है या फिर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटली ये ओपन हो जाता है, तो आपको किसको कांटेक्ट करना है और आपको फर्स्ट एड क्या देना है। तो ये अलग अलग डिटेलिंग यहाँ पे आपको सील्ड या अनसील्ड सोर्सेस पे करनी होगी। जो भी डेट यहाँ पे मेजरमेंट की होगी या फिर जो फिजिकल केमिकल के अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे हो सकते हैं उनके, या फिर जो डोज रेट हो सकता है या सेफ्टी डिस्टेंसेस की बात यहाँ पे होगी, तो ये सभी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की डिटेलिंग आपको यहाँ पे ये सोर्सेस के ऊपर जो पैकिंग मटेरियल या लेबलिंग जिसको कहा जाएगा उसको यहाँ पे करना है। अगर ये मटेरियल का कोई दूसरा स्पेसिफिक नाम होगा और फेमस होगा तो वो भी आपको यहाँ पे नाम लगाना है ताकि कॉमन पब्लिक को भी ये पता चले कि ये एग्जैक्टली मटेरियल क्या है और जिसकी वजह से यहाँ पे रेडिएशन हजार्ड का इशू होगा। अगर एक्सीडेंट होता है तो उससे रेडिएशन हो सकते हैं और आपके स्किन पे या फिर ब्लड स्ट्रीम्स पे या फिर चेस्ट पे या ओवरऑल बॉडी पे भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ जगह आपको यहाँ पे रिसिट की डेट लेना जरूरी है, जो क्वांटिटी है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है कि ये मटेरियल कितना क्वांटिटी में हम लेके जा रहे हैं उसको या सील किया है। जो वर्किंग एरिया है वो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है या जो क्वांटिटीज के डिटेल्स है। तो अगर ये डिस्पोज ऑफ करने हैं तो भी आपको यहाँ पे डिस्पोजल क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करनी होगी, डिस्पोजल फैसिलिटी मेंशन करनी होगी, किस डेट को ये सील किया गया है वो भी मेंशन करनी होगी और उसके बाद में ही वो अलग अलग आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर जो है तो सर्टेन केसेस में उसकी स्पेसिफिक ड्यूटी भी यहाँ पे अलग तरीके से हो सकती है। जैसे हमने बात की थी कि अगर उनको अगर डाउट आता है रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर को कि यहाँ पे रेडिएशंस है या फिर जो सील्ड सोर्सेस है वो यहाँ पे लीक हो रहे तो यहाँ पे लीकेज टेस्ट वो कर सकते हैं या फिर वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइनलाइज कर सकते हैं और वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे या पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद में भी वो लीकेज टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस भी यहाँ पे रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर को लेनी है। अगर यहाँ पे जो लीकेजेस यहाँ पे फाइंड आउट अगर हो गए लीकेज टेस्ट में तो यहाँ पे फिर ये लीकेजेस को निकालना कैसे है, वो सोर्स को सील कैसे करना है और उसके लिए आपको सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर को नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल प्लेस जो भी लोकेशन होगा जहां पे ये लीकेज टेस्ट हो चुकी है और वहां पे पता चला है कि रेडिएशन कंटिन्यू आ रहा है, तो यहाँ पे ये सील्ड सोर्स जो है जिस लोकेशन पे है जिस प्लेस पे है उसको टोटली शील्ड करना होगा और ये जो लीक प्रूफ कंटेनर्स होंगे उसमें वो यूज करना होगा और फिर जो स्प्रेडिंग हो सकता है उसके चांसेस आपको मिनिमाइज करने होंगे। उसके अलावा आपको कुछ सेफगार्ड प्रोविजंस यहाँ पे लागू करनी होगी या फिर कुछ इमीडिएट इवैक्यूएशंस जिसको कहेंगे तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहां पे रेडिएशन वर्कर्स ज्यादा काम करते होंगे तो उन्हीं को सबको बाहर निकालना है और एक पर्टिकुलर सेफ डिस्टेंस पे उनको लेके जाना है और फिर बाद में आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एप्रोप्रिएट पीपीईज यूज करके आप ये बाकी के एक्शंस आप ले सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये कंटेमिनेशन का इशू है और इसको क्लीन अप करना जरूरी है, रेडिएशन को स्टॉप करना जरूरी है, अर्जेंट एक्शन लेना जरूरी है, तो आप अर्जेंट एक्शन वहां पे तुरंत ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये इमीडिएटली एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, ये एक्चुअली एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट होगा और जिसकी वजह से यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ये एम्प्लॉयर को बताना भी जरूरी है और उससे हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो हेल्प मांगना भी जरूरी होगा। तो यहाँ पे उसके बाद में फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, पर्सनल मॉनिटरिंग हो सकती है और उसके बेसिस पे फिर डिसाइड हो सकता है यहाँ पे कितनी इसकी सीवियरिटी थी या नहीं थी और अगर प्रॉब्लम होता है तो ये क्यों हुआ है और फिर उसके कॉजेस ढूंढ के आपको ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स की आपको करेक्टिव एक्शन के साथ प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेनी होगी। अगर इनकेस रेडियो एक्टिव मटेरियल लॉस होता है तो यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक केस बनेगी और एम्प्लॉय यहाँ पे वो
जो मटेरियल लॉस हो चुका है उसको ढूंढने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टास्क लगा सकता है। अगर इनकेस वो नहीं मिलता है तो फिर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता सकते हैं कि ये इतना क्वांटिटी का ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल यहाँ पे लॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मिस यूज करने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आपको हर क्वांटिटी हर मटेरियल का ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी होता है। उसके अलावा जो टेलीगामा सोर्सेस होते हैं वो आपको सोर्स हाउसिंग में प्रोवाइड करना जरूरी होता है। तो ये सोर्स हाउसिंग के लिए जो सोर्सेस है वो आपको देखने हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेलीगामा यूनिट्स यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ डिजाइन किए होंगे। तो ये भी आपको ऑपरेट करने के लिए इसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस होगी। इन केस अगर ये पावर फेलियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ होना चाहिए, उसके भी स्पेसिफिक आपको डिजाइन करनी होगी, सेंसर्स लगाने होंगे। और फिर ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अगर इसको कन्वर्ट करना है मैन्युअली ऑपरेटेड डिवाइसेस में तो उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशंस के चांसेस या रेडिएशन एक्सपोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप मैन्युअली ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज करते हैं। तो नॉर्मली आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेलीगामा यूनिट्स ही यूज करने हैं, ऑटोमेशन का ही मैक्सिमम यूज करना है। इनकेस ये प्रोविजन पॉसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है या फिजिबल नहीं है, तभी आप सिर्फ मैन्युअली ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए जा सकते हैं और उस टाइम आपको रेडिएशन शील्ड यूज करना जरूरी है। तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी आपने देखा होगा, अगर आप एक्सरे यूनिट्स में जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तब भी आपको पता चला होगा जो भी पर्सन वहां पे एक्सरे यूनिट संभालता है उन्होंने एक स्पेसिफिक एप्रॉन पहना हुआ रहता है जिसको हम रेडिएशन शील्ड कहते हैं। तो वो शील्ड जो होगा वो पेशेंट तो वहां पे एक बार या दो बार आता है, लेकिन जो पर्सन ऑपरेट करता है वो तो वहां पे कंटिन्यू एक्सपोजर में होता है। तो पेशेंट का भी आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियो मटेरियल रहेगा उससे एक सेफ डिस्टेंस पे उसको रखना है, उसको भी एक पर्टिकुलर शील्ड एक पर्टिकुलर एरिया में दे सकते हैं। तो जितने बॉडी पार्ट का आपको लेना है एक्सरे उतना छोड़ के आप बाकी रेडिएशन शील्ड यूज कर सकते हैं। और जो ऑपरेटर रहेगा वो ऑपरेटर को एक स्पेसिफिक रूम या कैबिन होनी चाहिए जहां पे वो रेडिएशन शील्ड यूज कर सकते हैं और फिर वहां से सेफ डिस्टेंस से वो एक्सरे यूनिट ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह डिजिटल एक्सरेज भी है, बहुत सारी जगह स्पेशल कैबिनेट्स भी है। वो जो पेशेंट रहेगा वो एक डिस्टेंस पे रहेगा और जो ऑपरेटर रहेगा वो सेफ डिस्टेंस पे रहेगा और उसकी स्पेसिफिक कैबिन रहेगी जहां पे रेडिएशंस वहां पे एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कैबिन से वो देख भी पाएगा और वो ऑपरेट भी कर पाएगा और रेडिएशंस के जो हजार्ड से उसको मिनिमाइज भी कर पाएगा। तो ऐसे भी कुछ फैसिलिटीज आज के डेट में अवेलेबल है जो यूजफुल है। फिर कुछ प्रिकॉशन स्पेशली जो गामा रेडियोग्राफी जिसको बोलते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि ये अलग अलग रेज यहाँ पे हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकते हैं। तो गामा रेज जब होते हैं तो उसको हम गामा रेडिएशन कहते हैं और जो ग्राफ बनाया जाता है वो प्रोसेस को गामा रेडियोग्राफी कहते हैं। तो ये गामा रेडियोग्राफी यहाँ पे जहां पे जरूरत होगी वहां पे वो रेडिएशन वर्कर्स को भी उसका नॉलेज होना चाहिए कि गामा रेडियोग्राफी क्या होती है, गामा रेज की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि ये गामा रेडिएशन के लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उन्होंने लिए है या नहीं ये चेक करना और उसके बाद में ही उसको ये परमिशन देना। तो एडिक्वेट प्रोटेक्शन देने के बाद ही आपको गामा रेज या गामा रेडियोग्राफी के लिए परमिशन मिल सकती है। उसके अलावा जो सील्ड सोर्सेस है तो ये सील्ड सोर्सेस के लिए आपको स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई है। आपको स्टैटिक इल्यूमिनेटर्स या थिकनेस गेजेस या डेंसिटी गेजेस, पैकेज मॉनिटर्स या लेवल गेजेस, ये ओवरऑल प्रोविजंस आपके यहाँ पे चाहिए और उसके बेसिस पे फिर आप जो कवर प्लेट से या शटर से या शील्ड से या कुछ और कुछ प्रोविजन ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से आप यहाँ पे लीकेजेस अवॉइड कर सकते हैं। ये सभी प्रोविजंस आपको सील्ड सोर्सेस के लिए लागू होगी। उसके अलावा जो इंटरलॉक स्विचेस है तो ये इंटरलॉक स्विचेस अगर फेल हो जाते हैं तो वहां पर भी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर ये रेडिएशन इंस्टॉलेशंस
करते टाइम ये इंटरलॉक स्विच का प्रॉब्लम आता है या बीच में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको गाइडलाइंस देगा कि यहाँ पे अभी ये ऑपरेशंस कैसे करना है। उसके अलावा जो अनसील्ड सोर्सेस होते हैं तो ये भी सिक्योरली क्लोज करना चाहिए, क्योंकि कई जगह आपको ये जरूरत होती है कि कंटेनर्स को आपको अनसील्ड करना है और उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो वो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट या जो डिपार्टमेंट होगा वो सिक्योरली क्लोज होगा और वो पर्सन जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करके ही अंदर जाता है या फिर रेडिएशन शील्ड यूज करके ही अंदर जाता है, उनको ही ये परमिशन मिलेगी जहां पे ये अनसील्ड सोर्सेस आप यूज कर सकें। कुछ प्रिकॉशंस है स्पेसिफिकली रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटीज एंड फंक्शंस है। तो जहां पर ये स्पेसिफिक अनसील्ड सोर्सेस की बात आती है तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है जहां पे आपको अनसील्ड सोर्सेस यूज करना या हैंडल करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर को क्या ध्यान में रखना है, तो आपको सेफ वर्किंग मेथड्स अडॉप्ट करनी है। उसके अलावा जो फैसिलिटीज है वो सुटेबल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है। रेडिएशन लेवल्स मिनिमम लेवल पे रखने हैं। जो कंटेमिनेशन के चांसेस है, चाहे वो एयरबॉर्न कंटेमिनेशन हो या सरफेस कंटेमिनेशन हो, वो मिनिमम रखने हैं। उसके अलावा जो आपकी वर्किंग हैबिट्स होंगी, जैसे कि माउथ ऑपरेटेड डिवाइसेस आपको यूज करना है या फिर ओपन वाउंड्स यहाँ पे आके अगर कहीं पे बॉडी पार्ट्स पे हो सकते हैं, या फिर आपको स्मोकिंग की आदत होगी या ईटिंग की, ड्रिंकिंग की, तो ये सभी बातें यहाँ पे अनडिजायरेबल है और यहाँ पे ये लागू नहीं होगा कि आपको ये जो भी हैबिट्स होंगी ये बाजू में रख के ही आपको यहाँ पे काम करना होगा। अदरवाइज दूसरा रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर या रेडिएशन वर्कर यहाँ पे लागू हो सकता है जिसको ये आदतें नहीं होगी। उसके अलावा आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करना जरूरी है और आप नॉर्मल कंडीशंस में काम कर सकते हैं, ऐसे ही आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करनी है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करनी है और जहां पे जरूरत हो वहां पे आपको रेस्पिरेटर्स या गैस मास्क, एयरलाइन सूट्स अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, उसकी जरूरत होगी तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जगह अनसील्ड सोर्सेज भी है और कन्फाइंड स्पेस भी है, तो यहाँ पर आपको एयर सप्लाई करना जरूरी है या फिर गैस मास्क पहनना जरूरी होगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आप यूज करते हैं या पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं तो उसका रेगुलरली इंस्पेक्शन मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। अदरवाइज अगर वो वियर एंड टियर हो चुका होगा या फिर उसकी लीकेज टेस्ट की नहीं होगी या फिर उसका मटेरियल का प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे रेडिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बाकी के जो बातें हैं, बाकी के जो फैक्ट्रीज में, नॉर्मल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जो कंडीशंस होती है उससे ये कंडीशंस अलग से होती है। क्योंकि रेडिएशंस आपको पता नहीं चलता, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे उसका इफेक्ट हो जाता है, वो इफेक्ट होने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे रेडिएशन का लीकेज है। तो इसीलिए आपको ये 100% यहाँ पे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे रेगुलर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर का ध्यान देना है और उसके बाद में ही उसका यूटिलाइजेशन करना है। इन केस यहाँ पे अगर वेस्ट कलेक्ट होता है, यूटिलाइजेशन होता है, तो ये वेस्ट का डिस्पोजल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड फाइंड आउट करके ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिस्कस करके ही आपको ये डिस्पोजल के लिए भेजना होगा। तो इसमें अलग अलग डिस्पोजल टेक्निक्स होती है, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम इसका ये है कि ये रेडियोएक्टिव मटेरियल कंटिन्यूअसली रेडिएट करते रहेगा। तो ऐसे कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो कुछ साल तक भी आज भी रेडिएशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया था, तो उसके पार्ट्स या मटेरियल आज की डेट में भी अगर अवेलेबल होते होंगे तो वो रेडिएशंस कंटिन्यू देते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी कंडीशन कंटिन्यूअस रेडिएशन देते हैं। इसलिए रेडियोएक्टिव मटेरियल हैंडल करते टाइम या उसका डिस्पोजल टेक्निक यूज करते टाइम, फाइनलाइज करते टाइम आपको बहुत बार सोचना होगा। तो कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल का डिस्पोजल टेक्निक ये भी आपको यूज करना पड़ता है कि ओशन में आपको 3 से 4 किलोमीटर तक डेप्थ या ड्रिलिंग करने के बाद वहां पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस रखने होंगे। क्योंकि कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल का जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा है और बहुत साल तक हो सकता है। इसीलिए उसका जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस करने के लिए
और डिस्टेंस मैक्सिमम रखने के लिए ऐसे भी कुछ टेक्निक्स आपको यूज करनी होगी। फिर है वेंटिलेशन। तो जहां पर एयरबॉर्न कंटेमिनेशन के चांसेस है, अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एयर में आगे आएंगे या चांसेस होंगे, तो वहां पे वेंटिलेशन यूज करना जरूरी है। वेंटिलेशन की वजह से यहाँ पे जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यहाँ पे डाइल्यूट होगा और उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। इन केस रेडियोएक्टिव मटेरियल स्पिल होता है, यहाँ पे कहीं पे कन्वे करते टाइम या कैरी करते टाइम या मूवमेंट करते टाइम, ट्रांसपोर्ट करते टाइम अगर कुछ मटेरियल यहाँ पे गिर जाता है तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, रेडिएशन सर्वाइलेंस करना जरूरी होता है। तो ये कंटामिनेशन जहां पर भी होता है, ये अगर आपको ऑब्जर्व हुआ है तो इमीडिएटली वो डिकंटामिनेट आपको करना है और जो भी पर्सन पे अफेक्ट हुआ है वो पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाना जरूरी है। उसके अलावा जो कंटेमिनेशन ऑलरेडी जहाँ पे हो चुका है उसका स्प्रेडिंग अगर होने के चांसेस है तो ये कंटिन्यूअस स्प्रेडिंग को रोकने के लिए भी आपको कुछ एक्शंस लेनी होगी। तो जहां पर ये एरिया में गिरा है वो एरिया आपको सील करना है और वो डिकंटामिनेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शंस वहां पे लेनी है। फिर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर को ये डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी कि यहाँ पे ये रेडियोएक्टिव मटेरियल का स्पिलेज हो चुका है, इतने क्वांटिटी में हो चुका है, इसका ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमने अभी ये पर्सन्स को ट्रीटमेंट के लिए भेजा है या फिर जो एरिया है उसको सील किया है और वो डिकंटामिनेशन करने के लिए या फिर जो स्प्रेडिंग है उसको रोकने के लिए हमने अलग अलग ये करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक गाइड करना है, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताना चाहिए तो वहां पे उनको इन्फॉर्म करके भी उनकी वो हेल्प ले सकते हैं। जो एनिमल्स है, अगर ये एनिमल्स भी इस रेंज में आते हैं, इस एक्सपोजर में आते हैं जहां पर रेडिएशन सोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पर उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे कुछ एनिमल्स अगर एक्सपोजर में आते हैं तो उनको वहां पे हैंडल करना या फिर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट देना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। जो भी स्प्रेडिंग यहाँ पे पॉसिबल है या फिर कंटेमिनेशन के चांसेस है वो मिनिमाइज करना भी यहाँ पे जरूरी है और जो भी मटेरियल वहां पे होगा वो मटेरियल का डिस्पोजल करना बाद में जरूरी होगा। उसके अलावा जो लिमिनाइजिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो ये लिमिनाइजिंग कंपाउंड्स के बारे में अभी हमने बात की थी कि जैसे वॉच में हम यूज करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं, तो ऐसे जो कंपाउंड्स है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब ये आप हैंडल करते हैं या कुछ फैसिलिटीज में प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे रेडिएशंस, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स या अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट प्रोटेक्शन मेथड्स, ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही ल्यूमिनाइजिंग कंपाउंड्स आप यूज कर रहे हैं, इसके लिए ये सेफ्टी ऑफिसर को ध्यान रखना होगा। अभी जब माइनिंग करते हैं या फिर फैब्रिकेशंस करते हैं तो कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर हो सकती है और वो प्रोसीजर का अप्रूवल लेना जरूरी है। तो कई जगह आप जहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं या फैब्रिकेशन वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो सकती है, कुछ प्रोसीजर की वजह से रेडियोएक्टिव मटेरियल को वेस्ट जनरेट अगर हुआ तो उसका डिस्पोजल टेक्निक भी आपको डिसाइड करना होगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे कंसर्न करके आपको इसका डिसीजन लेना होगा। तो जहां पर भी ये माइनिंग का वर्क है या फैब्रिकेशन का वर्क है, प्रोसेसिंग का वर्क है, तो वहां पे हर जगह आप एग्जैक्टली प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए हैं, इसके बारे में जानकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देनी होगी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पे मॉनिटरिंग करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और इन केस अगर इन्वायरमेंट पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसे अगर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है तो ये प्रोसेस स्टॉप भी हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है कि वहां पे कंडीशंस क्या है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि पर्सनल लेवल पे भी कुछ कंटामिनेशन के चांसेस है तो वो अलग अलग अप्रोप्रिएट मेथड से, एग्जामिनेशन से और कुछ फ्रीक्वेंसी से वो पर्सनल लेवल मॉनिटरिंग भी करवा सकता है। उसके अलावा जो एनिमल कैरकेसेस है या जो फोलाइज कंटेनिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसका भी डिस्पोजल एक स्पेसिफिक मेथड से करना यहाँ पे जरूरी होगा, तो उसके लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही गाइड करेगा।
उसके अलावा जो ऑटोप्साइज ऑफ कैडावर्स है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेमिनेशन हो सकता है, तो ऐसे अगर यहाँ पे मटेरियल होंगे और जिसकी वजह से कंटेमिनेशन हो चुका है, तो उसके लिए भी आपके जो डिस्पोजल मेथड है, वो डिस्पोजल मेथड भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे बता सकेगा। जहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल आप हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लाइसेंस के लिए हमने पहले बताया कि आपको 3 साल के लिए लाइसेंस मिल सकता है। आपको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्मेट्स में आपको अप्लाई करना है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे ये लाइसेंस जो है आपको विद इन 6 मंथ्स में आपको प्रोवाइड कर सकता है। इन केस आपको कुछ स्पेसिफिक मॉनिटरिंग की जरूरत होगी, तो वो रेडिएशन वर्कर्स की मॉनिटरिंग वो करवा सकते हैं और एम्प्लॉयर यहाँ पे अलग अलग रेडिएशन वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन जो पहले थे वो यहाँ पे ओमिट किए चुके हैं। तो ये था ओवरऑल रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल। थैंक यू।